नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में आगे बात करेंगे विस्तार से देवभूमि उत्तराखंड की और शुरुआत 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी। दायित्वधारी मंत्रियों को प्रत्येक बूथ पर 100 लोगों को पार्टी से जोड़ने का दिया लक्ष्य। बीजेपी नेता का बयान, बोली पार्टी में जुड़ने को लेकर लोगों में भारी उत्साह। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस बीजेपी में घमासान। कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन की योजना को बताया बेकार। बोले राष्ट्रीय मुद्दों पर ही निपट जाएंगे चुनाव। रुड़की में अंजुमन इरफ़ा-ए-अदब की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की छात्राओं को किया गया सम्मानित। रुड़की में चर्चा में आया वरिष्ठ विपणन अधिकारी का कार्यालय। वरिष्ठ विपणन अधिकारी ने विपणन निरीक्षक पर लगाया शोषण का आरोप। खाद्य आयुक्त और जॉइंट मजिस्ट्रेट को दी शिकायत। रुड़की में भगवानपुर ब्लॉक के खंड विकास कार्यालय में अधिकारियों की लापरवाही। अधिकारियों के आने जाने का समय नहीं है निर्धारित। आप नेता ने डीएम से की कार्रवाई की मांग। खटीमा पुलिस को मिली कामयाबी। 10,000 नेपाली लाइटर और एक ऑल्टो कार सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। मसूरी के एमपीजी कॉलेज में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन समारोह। मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी युवा मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुए शामिल। हरिद्वार में पुलिस को मिली सफलता। फायरिंग मामले में फरार आरोपी को किया अरेस्ट। एसटीएफ ने फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। कई सिम, चेकबुक और सिम कार्ड बरामद हुए। मसूरी में मशहूर अभिनेता टॉम ऑल्टर की 7वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। अभिनेता को किया गया याद। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में जिस तरह से विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हरियाणा में सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। आपको बता दें कि स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरियाणा के रण में उतरे हुए हैं। मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम धामी ने हरियाणा में मुलाना, पुंडरी और फरीदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी पर भी सीधा निशाना साधा। भाइयों बहनों, हमको भूलना नहीं चाहिए कि 2014 से पहले गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी मिलती थी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए। नौकरी मिलती थी जो पर्ची खर्ची का सिस्टम चलाता था, जो रिश्वत देता था, जो काबिल नहीं होता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 10 साल के अंदर 1.5 लाख नौकरियां दी गई है। एक भी नौकरी में कहीं पर ये मामला नहीं आया कि भाई भतीजावाद हुआ है, पैसा लेकर नौकरी दी गई है या कोई पेपर आउट किया गया है, नकल कराई गई है। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। योग्य और प्रतिभावान गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी देने का काम बिना पर्ची और खर्ची के किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हुड्डा सरकार ने कांग्रेस के शाही खानदान के ऐसो आराम के लिए हरियाणा को कर्जदार बनाने का पूरा काम किया, जनता को कंगाल बना दिया। भाइयों बहनों, कितनी दामाद जी को जमीनें दी गई यहाँ पर हम लोग भली बात ही जानते हैं। किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब नौकरियों के लिए जमीनें ले ली जाती थी, गरीब लोगों की जमीनें एकदम से उनका जो है सीधे जब्त कर दिया जाता था। ये लोग सत्ता और अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश को भी नीलाम कर सकते हैं। आप सब देख रहे होंगे, अभी जम्मू कश्मीर का भी चुनाव चल रहा है। मैं नवीन जी अभी जम्मू कश्मीर के अंदर मैं गया था सतपाल, और मैंने देखा है वहां के लोगों में एक उत्साह है, क्योंकि वहां अमन और शांति और चैन, कानून का राज स्थापित हुआ है। धारा 370 समाप्त हुई है। और कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं जानते हैं? कांग्रेस के लोग उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वहां पर चुनावी समझौते में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के मैदान में सभी लोग एकजुट होकर भारी संख्या में कमल का बटन दबाकर गणेश अब्दुल्ला जी को भारी मतों से विजय बनाएं। आप सभी
भली भांति जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने अनेक कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में स्थापित किए हैं, समाज के क्षेत्र में स्थापित किए हैं। आज हरियाणा विकास और समृद्धि के शिखर पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, पेयजल से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में आज हरियाणा आगे बढ़ा है। लोकसभा और राज्यसभा की समितियों में उत्तराखंड के सांसदों को बतौर सदस्य नामित किया गया है। उनमें से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी शामिल किया गया। नरेश को रक्षा मामलों के लिए नामित किया गया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि युवा समिति मिनी संसद के रूप में काम करती है, जो निश्चित रूप से संसद के कामकाज को बेहतर से बेहतर बनाने के सहायक होगी। चैलेंज तो जो भी जीवन में मिलते हैं वो एक अवसर भी होते हैं, और उन अवसरों का सही दिशा में उपयोग करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले भी मैं श्रम, टेक्सटाइल और स्किल डेवलपमेंट की समिति में था, उसमें अब भी हुआ हूँ, और मुझे इस बार रक्षा समिति में और नामित किया गया है। रक्षा समिति भी, वैसे तो सारी समितियाँ 24 की 24 महत्वपूर्ण है, और रक्षा समिति देश की रक्षा सुरक्षा से संबंधित कामकाज को देखती है, तो उसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। तो और अधिक गंभीरता के साथ उसके सारे कमेटी के कामों में भाग लेकर के अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, और मैं उसको करूँगा। केंद्र में मोदी कैबिनेट की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को पास किए जाने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जब केंद्र सरकार हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रही तो पूरे देश में ये कैसे होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया और कहा कांग्रेस को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये संभव नहीं है। इस समय भी हरियाणा चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव, इनको तो एक साथ नहीं करा पा रहे, पूरे राष्ट्र का क्या कराएंगे। अपनी स्थिति को देख के सरकार को बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है ये भी केवल लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। जैसे महिला आरक्षण की बात कही थी, कहाँ है महिला आरक्षण? अब 29 के बात करेंगे बोल रहे हैं। तो ये केवल और केवल बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, नित नए सपने दिखाते हैं। मेरा इसमें एक ऑब्जेक्शन और है, क्योंकि लोकतंत्र को कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। जब आपके राज्य के चुनाव होते हैं तो कई स्थानीय मुद्दे उसमें आते हैं, जो प्रादेशिक पार्टियां हैं उनके अस्तित्व को भी इससे खतरा होगा, क्योंकि आवश्यकता लोकतंत्र में सबकी है, विपक्ष की भी और पक्ष की भी। और जो सामाजिक मुद्दे या वहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दे या जो प्रादेशिक स्तर के जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे। जब अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो उस समय केवल राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उसमें रह जाएंगे, प्रादेशिक मुद्दे जो हैं उसमें दब जाएंगे, और जो छोटी पार्टियां उनको भी अस्तित्व को खतरा होगा। तो ये लोकतंत्र के लिए कहीं भी स्वस्थ नहीं लगता। देखिए, हर चीज संविधान के दायरे में होती है। जितने नियम कानून संविधान के दायरे में आ जाएगा, और जो घोषणा मुख्य प्रधानमंत्री जी ने हमारे संकल्प पत्र में किया वो धरा पर उतरेगी, तो फिर ये सब प्रकार के प्रश्न समाप्त हो जाए। कांग्रेस बहुत चिंतित होने की अवस्था नहीं है। कांग्रेस की गिनी चुनी 1-2 राज्यों में सरकार है, वो भी इन चुनाव के बाद धराशायी हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगभग 13 राज्यों में हमारी अपनी सरकार है, 18 में हमारी एनडीए की सरकार है। तो हम सहमति के आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो उसको धरातल उतारना हमारा कर्तव्य है। उधर देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और इस दौरान प्रदेश में प्रस्तावित खेल महाकुंभ 2024 के आयोजन और तैयारियों के संबंध में सभी जनपदों के जिलाधिकारी से चर्चा की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। रेखा आर्य ने कहा कि 4 अक्टूबर से प्रदेश में खेल महाकुंभ का शुभारंभ होगा, जिसकी शुरुआत न्याय पंचायत स्तर से होगी। 4 तारीख से खेल महाकुंभ की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस खेल महाकुंभ की शुरुआत में जनपद के हमारे सभी जिलाधिकारियों से आज वार्ता हुई। उसके संदर्भ में उचित दिशा निर्देश जो है आज निर्गत कर दिए गए हैं
और न्याय पंचायत से खेल महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समय 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय निर्धारित कर दिया है। फिर न्याय पंचायत के बाद में विकासखंड और विकासखंड के बाद में जनपद और जनपद के बाद में फिर राज्य स्तर पे जो है खेल महाकुंभ का आयोजन होगा। और राज्य स्तर पे जो है 15 दिसंबर तक में खेल महाकुंभ को लेके आने तक के लिए जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। चूँकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी होना है तो पर्याप्त समय की आवश्यकता रहेगी, तो इसलिए 15 दिसंबर जो है वह समय निर्धारित कर रखा है जिस समय हमारे खेल महाकुंभ जो है वो राज्य लेवल पर पहुँचेगा। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और बता किसा है ससुराल तेरा? सब चोखा है माँ। मैंने इस छोटी दौरे सवेर तक कितने फोन करे पर ये जिबे काट दे थी। ओहो, नींद में थी? गलत बटन भी दब जाया करे कदे कदे। सुन ले राजकुमारी, 5 तारीख ने नींद में गलत बटन ना दबा दिए। ना बटन तो बीजेपी का ही दबेगा। पूछो क्यों? अरे जिसने तेरे ब्याह के पीछे दिए वो तने कॉलेज में जाने में स्कूटर भी देंगे, है ना? भरोसा से माँ। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के लिए सत्ता दल बीजेपी लगातार प्रयासरत है और इसके तहत धामी कैबिनेट के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के अलग अलग मंडलों का प्रभारी बनाया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री और गुप्तकाशी मंडल के प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने हाल ही में गुप्तकाशी का दौरा किया। उन्होंने बताया कि केदारनाथ में बीजेपी की तरफ लोगों का भरोसा है। हमें निश्चित तौर पर केदारनाथ सीट से जीत हासिल होगी। देखिए, गुप्तकाशी मंडल का मुझे दायित्व मिला है देखने के लिए और मैं वहाँ पर रह के भी आया हूँ। मैं वहाँ पे जनप्रतिनिधियों से भी मिला हूँ, हमारी मातृशक्ति से भी मिला हूँ, हमारे वहाँ के लोगों से भी बात करी है, व्यापारियों से बात करी है। रुझान अच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है, लोगों ने माननीय मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास है कि जिस तरीके से 13 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम की कायाकल्प मोदी जी ने करी है, जिस तरीके से उनका विश्वास और प्यार केदारनाथ धाम जी की तरफ है। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो 6 से 7 बार वहाँ पर आ चुके हैं। जिस तरीके से स्वर्गीय शैला रानी दीदी ने वहाँ पे 2.5 साल जनता के लिए संघर्ष किया, योजनाओं को धरातल पे उतारा, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, युवाओं के लिए चिंता करी, उनके प्रति बहुत सिंपैथी है लोगों की। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 अगस्त की आपदा के बाद 12,000 से ज़्यादा लोगों को सकुशल वहाँ से निकलवाया गया। ये जगह जगह पे ट्रैक खराब हो गए थे, उनको जल्द से जल्द रिपेयर करके वापस यात्रा शुरू कराई गई। लोगों का रुझान बहुत अच्छा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब भी चुनाव घोषित होंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैदान में आएगा, हम उस सीट को फिर से स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी का संगठन पर्व पूरे देश में चल रहा है, जिसमें तमाम पदाधिकारियों और नेताओं को अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं। वहीं दायित्वधारी मंत्रियों को प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं संस्कृति साहित्य और कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया, युवाओं द्वारा बड़ी संख्या में पार्टी का सदस्य बनने के लिए उत्साह दिख रहा है। सदस्यता अभियान हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके तहत हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी में आम जनता इसमें जुड़ती है और वो यहाँ पर सदस्य बनती है। इसी के तहत ये अभियान चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में जहाँ भी कैंप लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आम जन जो है इससे भाजपा से जुड़ना चाहती है। अभी लगातार निरंतर ये जो हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे दायित्वधारी हैं, प्रत्येक बूथ में जाकर प्रत्येक बूथ से 100 सदस्य जो है वो बना रहे हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस की ओर से महिला अपराध, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में अनदेखी को लेकर जनाक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है। इसके अलावा प्रदेश में कई सारे विषय हैं जिस पर सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है और लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। कानून का राज अब रहा नहीं, अपराधी बेखौफ हो चुका है।
लगातार हमारी महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ते जा रहा है। डर और भय का माहौल महिलाओं में है। घर से निकलना दूभर हो गया है। भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। चारों तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता ही उनमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। दो मंडल अध्यक्ष जमानत में हैं। ओबीसी का आदमी आज तक 26 जून से गायब है हरिद्वार वाली घटना पे। और दुख संघ के चेयरमैन पकड़े गए लेकिन अभी भी पद पे हैं। बाढ़ में किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, फसलें चौपट रही, उनको नहीं देखा जा रहा। तो इन सभी विषयों को लेकर ये आक्रोश है और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इसमें भागीदारी कर रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश की जो हालत कर दी है, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, युवा परेशान है, आत्महत्या करने को तैयार हैं, आत्महत्या कई लोग कर भी रहे हैं। हमारी महिलाओं पर तमाम प्रकार के बलात्कार के केस लागू हो रहे हैं, उसमें इनकी पार्टी के बड़े नेता इन्वॉल्व हो गए हैं। उन पर ये कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में पूरा प्रदेश डूब गया है। पता नहीं किन कारणों से इन 7 सालों में यहाँ का पैसा सीधे कहाँ जा रहा है पता नहीं लग पा रहा है। आम जनमानस में जिस प्रकार का रोष है, जो अव्यवस्थाओं का मार है, जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिल रहा है, बलात्कारियों को संरक्षण मिल रहा है, गुंडों को संरक्षण मिल रहा है इस राज्य में, और इन गुंडों को तो मिल ही रहा है जो अपराध कर रहे हैं। प्रशासन जिस प्रकार से गुंडाई पे उतरा हुआ है, गुंडा राज यहाँ पे पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है। और ये लोकतांत्रिक हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि ऐसे जंगल राज और माफिया राज के खिलाफ हम आवाज उठाएं। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता जो आज आया, मैं उसे धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री विनय रोहिला ने राज्य में आई आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए मुख्यमंत्री धामी सहित प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में भीषण बारिश हुई, इस वजह से कई जगह पहाड़ दरक गए, सड़क टूट गई, लेकिन शासन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से आपदा में होने वाले नुकसान में काफी कमी आई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, पहले कांग्रेस के कार्यकाल में आपदा से बचाव के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता था। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपदा में क्या हुआ था, और चूंकि उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है तो उस दृष्टिकोण से और आपदा का आने का आकलन भी मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे पहले पिछली बार हरिद्वार में बहुत आपदा थी, आज टिहरी में घनसाली क्षेत्र को आपदा ने पकड़ रखा है, केदारनाथ जी को पकड़ रखा है। तो आपदा मौसम की परिस्थितियों के हिसाब से आती, बढ़ती और घटती रहती है। ये राजनीतिक विषय कभी होना नहीं चाहिए किसी के बीच में भी। कांग्रेस यदि से राजनीति की चर्चा का विषय बनाती है तो उनके टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग मरे और बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिनकी चर्चा करना ये माना जाएगा कि हम आपदा को कोई संवैधानिक विषय देने जा रहे हैं। आपदा तो मौसम और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत की छवि को खराब किया। बीजेपी ने हमेशा संविधान के नियमों का पालन किया है, लेकिन राहुल गांधी आरक्षण को लेकर देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विदेश जाते हैं, सब मर्यादाओं की सीमा पार करते हैं, और इस बार तो जब वो विदेश गए तो उन्हें ये चिंता होनी चाहिए थी कि आप लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, आपकी जवाबदेही बनती है देश को। पर अपनी इस गरिमा को वो फिर भूल गए। उन्होंने सनातन धर्म हिंदू ग्रंथों पर आरोप लगाए, उन्होंने सिखों को लेकर के जो है झूठ बोला, उन्होंने आरक्षण के विरोध में बात की। उनकी बातचीत से स्पष्ट झलक रहा था कोई दिलचस्पी उनकी आरक्षण में ना आरक्षित वर्ग में। आरक्षण हमारे संविधान का एक हिस्सा है और संविधान में जब तक उसकी आवश्यकता है आरक्षण बना रहेगा। चमोली जिले के औली में भारत और कजाकिस्तान के आर्मी का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद शुरू हो गया है। इसमें दोनों देशों के आर्मी जवान युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही दोनों देशों की सेना अपने तकनीकी और सैन्य अनुभवों को आपस में साझा कर रही हैं। बता दें कि संयुक्त युद्ध अभ्यास का समापन 13 अक्टूबर को होगा।
देहरादून राजपुर बावड़ी में जल संरक्षण और संविधान अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने सामाजिक संगठनों और जनसेवा के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के साथ राजपुर बावड़ी का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण अभियान में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, जल संरक्षण की जो मुहिम हमने शुरू की थी लास्ट वीक, इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे देहरादून के समीप जितने भी नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं, तो उनके संरक्षण और संवर्धन में हमारे पहाड़ी पेडलर्स एंड अदर सोसाइटल ग्रुप्स निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं और सजेशंस भी गैदर कर रहे हैं कि उनको स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन ना करते हुए, कोई सिविल वर्क्स ना करते हुए कैसे हम इन वाटर सोर्सेज को रिचार्ज करें, लाइवली रखें, जिससे इनका जो ऐतिहासिक महत्व है और जो जीवन को सपोर्ट करने का इनका पर्पस है वो सर्व होता रहे। देवभूमि में नई फिल्म नीति आने के बाद राज्य में फिल्मों के निर्माण में तेजी आई है, तो वहीं इस पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि नई फिल्म नीति में फिल्मों के लिए पहले से अधिक अनुदान की राशि को सम्मिलित किया गया है। उत्तराखंड की नई फिल्म नीति से आकर्षित होकर देश विदेश के कई फिल्म निर्माता और निर्देशक यहां आकर काम कर रहे हैं। जो नई फिल्म नीति हम लोगों ने बनाई है उसमें एक तो उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग्स बढ़े, इसके लिए सब्सिडी जो है फीचर फिल्मों के लिए बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए, और जो स्थानीय फिल्में हैं उनको सब्सिडी बढ़ा के 2 करोड़ रुपया किया है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के स्थानीय कलाकार हैं उसमें अगर कोई फिल्म निर्माता है उन स्थानीय कलाकारों को अपनी फिल्म में जगह देता है या काम देता है, तो उसके लिए हम लोगों ने उनको अलग से सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है। और इसीलिए किया है कि जो चाहे हमारे फिल्म के आर्टिस्ट हों, चाहे कंपोजिंग का काम करते हों, चाहे एडिटिंग का काम करते हों, किसी भी तरह का अगर उत्तराखंड के स्थानीय युवकों को अपने यहाँ काम देते हैं तो उसमें हम लोग उनको अलग से सब्सिडी देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।